मौसम सरमा की एक इंतहाई ठरठराती शाम थी जब मेरी वफात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की मगर मैं खिलाफे मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फ़ोन ना करने दिया कि उसका मियाँ बेहद मसरूफ़ है और बच्चों की वजह से खुद उसका आना भी मुश्किल है। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क हैं, उन्हें परेशान करने की कोई तुक न थी। मैं, मेरी बीवी घर पर थे और एक मुलाजिम जो शाम ढले अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा जो मैंने वसूल करना थी और जो दूसरों को अदा करना थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है कि जरा भी कुछ हो तो डायरी दिखाकर बैठ जाते हैं। मगर उसके एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गरूब हो गया, तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। उसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें लीं और मेरी जिंदगी का सूरज गरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ और फिर जैसे हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुँचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए उस पर सख्ता तारी हुआ और फिर धाड़े मारकर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई थी। कराची से छोटी बेटी और मियाँ सुबह की पहली फ्लाइट से पहुंच गए। बेटे तीनों बैरून मुल्क थे। वो जल्द से जल्द भी आते तो 2-3 दिन लग जाते। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी लोग आ गए थे। ननियाल वाले भी, गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे। लहद में मेरे ऊपर जो सिलें रखी गई थी, मट्टी उनसे गुजर कर अंदर आ गई थी। बाएं पाँव का अंगूठा जो आर्थराइटिस का शिकार था, मट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवालों जवाब का सेशन हुआ। ये कैफियत ख़त्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस हो चुके हैं तुम्हें फौत हुए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसा के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहाँ दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हाँ कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आंखें खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानिब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा। घर से बाहर खड़े थे, इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठटक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले नए मॉडल की गाड़ी खरीदी थी। धचका सा लगा, गाड़ी कहाँ हो सकती है। बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियाँ थीं। तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाज़ा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या किताबें थीं ना अलमारियाँ। राइटिंग टेबल, उसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफ़ा, आला मरकज़ी मुलाजमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थीं और अलमारियों के ऊपर मैंने वो सब सजा कर रखी हुई थीं। बेशुमार फ़ोटो एल्बम, कुछ भी तो वहाँ मौजूद न था। मुझे फ़ारसी की कीमती ईरान से छपी हुई किताबें याद आईं। दादा जान के छोड़े हुए कीमती कलमी नुस्खे, गुलस्तान सादी का नादिर नुस्खा जो सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप में और छाँव में अलग अलग रंग के लिखाई दिखाता था। दादा जान और वालिद साहब की ज़ाती डायरियाँ सब गायब थीं। कमरा यूं लगता था गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। गोया सामने वाली पूरी दीवार पर जो तस्वीर
15,000 रुपए से लगवाई थी वो जगह जगह से फट चुकी थी। मैं पसमुर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बालाई मंजिल का ये वसी और अरीज लाउंज भाएं भाएं कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया कि मैंने चकवाल से रंगीन पायों वाले सूत से बने हुए 4 पलंग मंगवाकर इस लाउंज में रखे थे। शायर बरादरी को ये बहुत पसंद आए थे। वो गायब थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने उसे देखा। 5 वर्षों में इतनी तब्दील हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे पूछूं कि घुटनों के दर्द का क्या हाल है? एड़ियों में भी दर्द महसूस होता था। दवाएं बाकायदगी से मुयस्सर आ रही थीं या नहीं, मैं उसके लिए बाकायदगी से फल लाता था। न जाने बच्चे क्या सलूक कर रहे हैं, मगर मैं बोल सकता था, न वो मुझे देख सकती थी। इतने में फोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो इस तवील गुफ्तगू से मैं समझा ये था कि बच्चे इस मकान को फरोख्त करना चाहते थे। माँ ने मुखालफत की कि वो कहाँ रहेगी। बच्चे बज़िद थे कि हमारे पास रहेंगी। मेरी बीवी को मेरी ये नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है, मगर वो बच्चों की जिद के सामने हथियार डाल रही थी। गाड़ी का मालूम हुआ कि बेची जा चुकी थी। बीवी ने खुद ही बेचने के लिए कहा था और उसे एक छोटी आल्टो ही काफ़ी हो गई। इतने में मुलाजिम लाउंज में दाखिल हुआ। ये नौजवान अब उधेड़ उम्र लग रहा था। मैं उसका लिबास देखकर ठटक गया। उसने मेरी कीमती ब्रांडेड कमीज जो हांगकांग से खरीदी थी पहनी हुई थी। नीचे वो पतलून थी जिसका फैब्रिक मैंने इटली से खरीदा था। अच्छा, तो ये मेरे बेशबहा मलबूसात मुलाजमों में तकसीम हो चुके हैं। मैं 1 साल लोगों की निगाहों से गैब रहकर सबको देखता रहा। एक एक बेटे बेटी के घर जाकर उनकी बातें सुनी। कभी कभार ही अब्बा मरहूम का यानी मेरा जिक्र आता और वो भी सरसरी सा। हाँ, ज़ैनब मेरी नवासी अक्सर नाना अबू का जिक्र करती थी। एक दिन माँ से कह रही थी, अम्मा ये बांस की मेज कुर्सी नाना अबू लाए थे ना जब मैं छोटी सी थी, इसे फेंकना नहीं। माँ ने जल्दी में कहा, जल्दी से कपड़े बदल कर खाना खाओ, फिर मुझे मेरी सहेली के घर ड्रॉप कर देना। मैं शायरों अदीबों के इज्तिमात और नशिस्तों में गया, कहीं अपना जिक्र ना सुना। वो जो बात बात पर मुझे जदीद गजल का ट्रेंड सेटर कहा करते थे, जैसे भूल ही चुके थे। अब उनके मुलाजमों ने मेरी किताबें भी अलमारी से हटा दी थीं। एक चक्कर मैंने कब्रिस्तान का लगाया। मेरी कब्र का बुरा हाल था। घास उगी थी, कतबा परिंदों की बीटों से अटा हुआ था। साथ वाली कब्रों की हालत भी ज्यादा बेहतर न थी। 1 साल के जायजे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मौत से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जरा भी उनको कोई फर्क नहीं। बीवी याद कर लेती थी, ताहम बच्चे पोते नवासे पोतियां सब मुझे भूल चुके थे। अदबी हलकों के लिए मैं अब तारीख का हिस्सा बन चुका था। जिन बड़े बड़े महकमों और इदारों का मैं सरबराह रहा था, वहाँ नामों वाले पुराने बोर्ड हट चुके थे। दुनिया रवादां थी, कहीं भी मेरी ज़रूरत न थी, घर में न बाहर। फिर तहजीबी, मुआशरती और इक्तसादी तब्दीलियाँ तेज़ी से आ रही थी और आए जा रही थी। हवाई जहाज़ों की रफ्तार 4 गुना बढ़ चुकी थी। दुनिया का सारा निज़ाम सिमट कर मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुका था। मैं इन जदीद तरीन मोबाइलों का इस्तेमाल ही न जानता था। फ़र्ज़ कीजिए मैं फ़रिश्तों से इल्तमास करके दोबारा दुनिया में नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने आ भी जाता तो कहीं भी वेलकम न कहा जाता। बच्चे परेशान हो जाते। उनकी ज़िंदगियों के अपने मंसूबे और प्रोग्राम थे जिनमें मेरी गुंजाइश न थी। हो सकता है कि बीवी भी कह दे कि तुमने वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफा कर दिया है। मकान बिक चुका, मैं तन्हा तो किसी बच्चे के पास रह लेती। 2 को अब कौन कहाँ संभालते फिरेंगे। दोस्त थोड़े बहुत बाकी बचे थे, वो भी अब बीमार, चल चलाओ के मराहल तय कर रहे थे। मैं वापस आता तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर अनफिट होता। नए लिबास में पैवंद की तरह, जदीद बस्ती में पुराने मकबरे की तरह। मैंने फरिश्ते से राब्ता किया और अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दी, मैं वापस कब्र में जाना चाहता हूँ। फरिश्ता मुस्कुराया। उसकी बात बहुत मुख्तसर और जामे थी। हर इंसान यही समझता है कि उस
کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کی، گھر کی، بچوں کی ضرورتیں اور سارے کام کاج میری وجہ سے ہی جاری ہیں، اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔